भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत अहम जगह रखने वाली गदर पार्टी हुआ करती थी। उस गदर पार्टी के एक बाबा संतोख सिंह थे। बाबा संतोख सिंह ने सन 1913 में पंजाब से कीर्ति नाम की एक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका में विद्रोही नाम के एक नौजवान ने कुछ लेख लिखने शुरू किए। उसके लेखों ने, उसके विचारों ने उस वक्त तहलका मचा के रख दिया। उसके ख्यालों का ऐसा विस्फोट हुआ कि आज भी उसकी थरथराहट हम महसूस करते हैं। जानते हैं विद्रोही के नाम से लेख लिखने वाले उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था सरदार भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह। तो बुकलेट रिव्यूज़ के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी किताब की जिसका नाम है भगत सिंह के दस्तावेज़। इस किताब में हिंसा, अहिंसा, धर्म, राजनीति, इनकलाब, इनकलाबी पार्टी का कार्यक्रम जैसे कई विषयों पर भगत सिंह के ही लिखे हुए 18 लेख मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो भगत सिंह हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जो इस किताब को पढ़कर मालूम चलता है, वो है भारत में व्याप्त असमानता का। चाहे वो असमानता सामाजिक हो, राजनैतिक हो या आर्थिक हो। सामाजिक असमानता का जिक्र करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ों से बराबरी का हक मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने अपने ही समाज में बहुत सारे विभाजन किए हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने आज बहुत सारे प्रोफेशंस को, बहुत सारे ज़रूरी प्रोफेशंस को एक गाली बना कर रख दिया है, जैसे भंगी और चमार। हम ऐसे लोगों को भंगी भंगी, चमार चमार कहकर बेगार निकालते रहते हैं और उनको पूरी ज़िंदगी ये अपमान झेलना पड़ता है। वो सामाजिक असमानता पर प्रहार करते हुए कुछ बहुत बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ते, जैसे कि लाला लाजपत राय और पंडित मालवीय। पंडित मालवीय के बारे में इस किताब में वो एक जगह बड़ी मज़ेदार बात लिखते हैं कि एक भंगी के हाथों अपने गले में फूलों की माला डलवाने के बाद कपड़ों समेत स्नान किए बिना वो खुद को अशुद्ध मानते हैं। है ना अजीब बात? तो भगत सिंह को इस बात से बहुत दिक्कत है कि ऐसे वक्त में जब पूरे भारत को एक साथ चलने की ज़रूरत थी, जब पूरे भारत को एक साथ मुसीबत का सामना करने की ज़रूरत थी, चाहे कोई आदमी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, तब भी हम और बाकायदा हमारे बहुत बड़े बड़े नेता इन्हीं सब बातों में उलझ कर रह गए थे। आर्थिक असमानता की बात करें तो ये किताब पढ़ने पर मालूम चलता है कि उस वक्त के भारतीयों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन भी भगत सिंह का काफ़ी गहरा है। वो दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद दत्त और विलियम डिग्बी जैसे अर्थशास्त्रियों की किताबों के हवाले से कहते हैं कि भारत में आज कुछ 2-3% लोग हैं जो बाकी के 97-98% लोगों की गरीबी और मजबूरियों पर रंगरलियां मना रहे हैं। भगत सिंह ने ये बातें सिर्फ किताबें पढ़कर ही नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर, घूम घूम कर गांव कस्बे में लोगों को देखा, उनके असली हालात अपनी आंखों से देखकर ये बातें इस किताब में लिखी हैं, जो हमारे लिए पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। इसमें वो बताते हैं कि मज़दूरों से या फिर मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों से बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है और बदले में तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है। राजनैतिक असमानता का जिक्र करते हुए भगत सिंह दोनों ही स्तरों की बात करते हैं, केंद्र की भी और राज्यों की भी। केंद्र के स्तर की बात करते हुए भगत सिंह लिखते हैं कि वॉयसरॉय को असेंबली के ऊपर विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिससे कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कि असेंबली में बैठते हैं, उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। उनके कई निर्णयों के बावजूद वॉयसरॉय का निर्णय ही अंतिम माना जाता है, जो एक लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है। इसके बाद भगत सिंह राज्यों की स्वायत्तता पर बात करते हुए लिखते हैं कि ऊपर से थोपा गया राज्यपाल, जिसके पास असेंबली के ऊपर विशेषाधिकार हों, राज्यों की स्वायत्तता को ख़त्म कर सकता है और ऐसी स्थिति में एक राज्यपाल किसी तानाशाह से कम नहीं होता। एक और बात वो कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज की, जो हम लोगों ने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ी। उस वक्त के भारत में, जैसा कि भगत सिंह ने इस किताब में लिखा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार था जिनके पास कोई प्रॉपर्टी होती थी। तो भगत सिंह इस बात के भी सख्त खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि हर वयस्क
हर एडल्ट स्त्री और पुरुष को मतदान का अधिकार दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें किताब में पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि भगत सिंह होने का मतलब सिर्फ असेंबली में बम फेंकना या वायसरॉय की कार पर हमला कर देना या सॉन्डर्स का कत्ल कर देना, पर्चे बांट देना, देश के लिए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाना, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। भगत सिंह होने का मतलब होता है ऐसे समाज के लिए काम करना जहां पर आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता सभी के पास हो। ऐसे समाज का गठन करना जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण खत्म हो, और इसी समानता को पाने की प्रक्रिया को भगत सिंह कहते हैं इनकलाब। और शायद इसीलिए वो इस किताब में एक जगह लिखते हैं कि जब आप इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो बहुत ध्यान से लगाएं, उसकी पवित्रता को ध्यान रखते हुए ही ये नारा लगाया जाए, नहीं तो बिल्कुल नहीं लगाया जाए। अब ये इनकलाब लाएगा कौन? भगत सिंह समझाते हैं कि ये इनकलाब लाएंगे पेशेवर क्रांतिकारी। पेशेवर क्रांतिकारी को आगे समझाते हुए भगत सिंह इस किताब में लिखते हैं कि घरेलू आदमी, पारिवारिक आदमी, बिजनेसमैन, नौकरी पेशा आदमी, ये लोग क्रांति नहीं ला सकते। इनके ऊपर परिवार और समाज की पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो कौन हैं वो जो ये क्रांति लाएंगे? भगत सिंह के मुताबिक सबसे एलिजिबल हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी है जो ये क्रांति लेकर आएगा। भगत सिंह इस किताब में बहुत साफ तौर पर विद्यार्थियों को सलाह देते हैं कि आप गांव-गांव जाएं, बल्कि सलाह नहीं, वो बहुत पुरजोर तरीके से उनको उनका लक्ष्य बताते हैं कि विद्यार्थियों जाओ, गांव जाओ, कस्बों में जाओ, शहरों में जाओ, मजदूरों, किसानों को संगठित करो, उनको समझाओ कि इस आज़ादी के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको कैसा समाज मिलने वाला है, और जो समाज आज़ादी के बाद मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा जैसा अभी है। यहाँ पर आपको समानता के अधिकार मिलेंगे। वो विद्यार्थियों से कहते हैं कि जब आप मजदूरों, किसानों को समझाने जाएंगे तो आप उन्हें बेवकूफ़ मत समझिएगा। वो ये नहीं जानते कि हम पर कोई पुरुषोत्तम दास ठाकुर राज करे या लॉर्ड इरविंग राज करे। उनको राष्ट्रीयता की अपील से कोई मतलब नहीं है। वो तो सीधा सीधा आपसे ये पूछेंगे कि ये बताओ कि इस आज़ादी के बाद हमें क्या मिलने वाला है। तो विद्यार्थी भगत सिंह की निगाह में सबसे एलिजिबल पेशेवर क्रांतिकारी हैं। बहुत मज़ेदार बात भगत सिंह ने इस किताब में एक चैप्टर में लिखी है कि पंजाब की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पर नए एडमिशन्स को एक डिक्लेरेशन साइन करवाया जाता था कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हम किसी भी राजनैतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से भगत सिंह इस पूरी किताब में बहुत परेशान हैं। कई जगह उन्होंने जिक्र किया है कि कांग्रेस ने अपने आंदोलनों में क्रांति की वास्तविक शक्तियों को शामिल ही नहीं किया, यानी मजदूरों और किसानों को। वो 1921 के द टाइम्स में छपे हुए महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट को कोट करते हैं, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा है कि हमें मजदूरों और किसानों को राजनैतिक हितों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक है। बल्कि भगत सिंह की तो पूरी की पूरी क्रांति ही मजदूरों और किसानों पर आधारित थी। ये मतभेद पूरी किताब में जाहिर होता है। वो कहते हैं कि हमने तो, यानी क्रांतिकारी दल ने तो 25 साल पहले ही पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस तो अब जाकर, जब उसको लग रहा है कि समझौता परस्त रवैये से कुछ नहीं होने वाला, तब पूर्ण स्वराज्य घोषित कर रही है। और उससे होता क्या है? कुछ लोग कांग्रेस के असेंबली में जाकर बैठ जाते हैं और उसके बावजूद राजनीतिक असमानता रहती है। वायसरॉय उन पर अपने निर्णय थोपता है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं और भगत सिंह इस किताब में कई जगह कर चुके हैं, और कुछ हो नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगत सिंह ने इस पूरी किताब में कांग्रेस का सिर्फ विरोध ही विरोध किया है। कई जगह उन्होंने अपने कुलीग्स को कांग्रेस का मंच इस्तेमाल करने की बात कही है। यानी भगत सिंह ये जानते थे कि भीड़ दोनों ही लोग जुटा रहे हैं, क्रांतिकारी दल भी जुटा रहा है और कांग्रेस भी जुटा रही है। महात्मा गांधी जिसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर थे। तो वो अपने लोगों से कहते हैं कि आप कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल करें
उन लोगों के बीच में जाएं, उन लोगों के बीच में घुसकर अपने विचारों का प्रसार करें। और काफ़ी हद तक क्रांतिकारी विचारों का प्रसार कांग्रेस में भी हो चुका था। एक बार एक वायसराय की कार पर हमला हुआ और कांग्रेस की एक बैठक हुई कि इस कार्य की भर्त्सना की जाए या नहीं। तो जिन लोगों ने कहा कि भर्त्सना की जाए, ऑब्वियसली वही लोग जीते उस मतदान में, लेकिन जिन लोगों ने यह कहा था कि इसकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, उन लोगों की भी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और इसका कारण भगत सिंह अपनी इस किताब में बताते हैं कि कांग्रेस के कई सारे सदस्य हमारी विचारधारा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जो लोग हमारी विचारधारा की तरफ नहीं हैं वो भी सिर्फ एक तरह से महात्मा गांधी के भक्त हैं। तो ऐसी काफ़ी मज़ेदार बातें इस किताब में हैं, जैसे कि भगत सिंह कई जगह अहिंसात्मक आंदोलनों का समर्थन भी करते हैं। उनके पूरे पूरे 2 चैप्टर इसमें सत्याग्रह और हड़तालों पर हैं। सत्याग्रह के बारे में तो बड़ी मज़ेदार बातें भगत सिंह ने लिखी हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि गुजरात के 600 गांवों ने एक बार सत्याग्रह किया, क्योंकि उन 600 में से 94 गांव ऐसे थे जिनका लगान बहुत बढ़ा दिया गया था। और लोग करते क्या थे कि दिन में अपने घरों में ताला लगाकर कहीं चले जाते थे, क्योंकि किसी की भी जायदाद की कुर्की रात को नहीं हो सकती। तो जब सरकार के बाशिंदे दिन में आते थे तो उनको हर घर में ताला लगा हुआ मिलता था, और अंत में सरकार इतना परेशान हो गई कि उनको वो सारा लगान वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके की बातें भी इस किताब में हैं जो हम लोग नहीं जानते, और शायद वो हमें किसी हिस्ट्री की किताब में भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। लिलुआ वर्कशॉप का उन्होंने जिक्र किया है, जो हड़ताल चल रही है। किसी एक कर्मचारी के वेतन का कुछ मामला था, उसे पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो उस वेतन के न मिल पाने से हज़ारों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, और कंपनी के मालिकों ने उनको धमका दिया है कि हम वापस तो लेंगे ही नहीं, 1000 के 1000 कर्मचारियों के बिना काम चलाएंगे, लेकिन वापस किसी कर्मचारी को नहीं रखेंगे। तो भगत सिंह इस बात से बहुत खुश हैं कि आज हमारे देश में मजदूर और किसान जागृत हो रहे हैं, और कांग्रेस की भी एक बड़ी भूमिका उनको जागृत करने में है। तो सारी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट न देख के थोड़ा ग्रे शेड्स में भी देखने की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। कांग्रेस भगत सिंह का इस्तेमाल करती थी और क्रांतिकारी दल कांग्रेस के मंच का भी इस्तेमाल कर रहा था। इस किताब के 2 लेख ऐसे हैं जो आपको भगत सिंह का बिल्कुल ही दूसरा पहलू दिखाते हैं। ये दोनों ही लेख साहित्यिक विषय पर लिखे हुए हैं। भगत सिंह का एक लेख इसमें है पंजाबी भाषा और लिपि के विषय में। इसके पीछे की कहानी यह है कि साल 1923 या 24 में पंजाब में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। भगत सिंह ने उसमें भाग लिया, जबकि वो शायद एक स्टूडेंट थे। उसके बाद एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। उस प्रतियोगिता में ये निबंध भगत सिंह ने लिखा। कुछ सबसे अच्छे निबंधों में चुने जाने के कारण उसको उस वक्त की कई पत्रिकाओं में छापा गया, और वही निबंध इस किताब में मौजूद है। इस निबंध में भगत सिंह साहित्य और भाषा को लेकर बहुत सारी चीज़ें कहते हैं जो हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि किसी भी विचार का प्रसार करने में साहित्य बहुत अहम भूमिका निभाता है, और ऐसा कहते हुए वो अलग अलग देशों का उदाहरण देते हैं। लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में जो एक सबसे ज़रूरी बात भगत सिंह कहते हैं, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, वो ये कि आज भाषा को धार्मिक बना दिया गया है। उर्दू को मुस्लिम भाषा बना दिया गया है, गुरमुखी लिपि और पंजाबी को सिख भाषा बना दिया गया है, संस्कृत निष्ठ हिंदी को सिर्फ हिंदुओं की भाषा बना के रख दिया गया है। भगत सिंह कहते हैं कि ऐसा होना बहुत गलत है, ख़ास तौर से जब हम क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार पूरे देश में करना चाहते हैं। वो लिखते हैं कि पंजाब में कुछ बहुत अच्छा लिखा जा रहा है जो पूरे देश को पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरा देश नहीं पढ़ पाता क्योंकि वो सिर्फ गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। भगत सिंह लिखते हैं कि आज हमारे पास देवनागरी लिपि जैसी बहुत ही वैज्ञानिक लिपि मौजूद है और जो सबके समझ में भी आती है, तो हम क्यों नहीं देवनागरी लिपि में ही सारी भाषाओं का साहित्य लिखते हैं ताकि विचारों का सही प्रकार से पूरे देश में प्रसार किया जा सके। ऐसे ही दूसरा साहित्यिक लेख इस किताब में है ड्रीमलैंड की भूमिका। भगत सिंह के एक दोस्त थे लाला रामसरन दास। लाला रामसरन दास ने एक लंबी कविता लिखी जिसका नाम था ड्रीमलैंड।
उन्होंने भगत सिंह से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इस कविता की भूमिका लिखें। तो वो भूमिका भी इस किताब में मौजूद है, बाकी तो आपको पढ़ने पर ही समझ में आएगा कि उसमें क्या है। भगत सिंह को लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पाले में लेने की कोशिश करती है। कहीं भी कोई पॉलिटिकल फंक्शन दिखता है तो उसमें भगत सिंह की एक फ़ोटो ज़रूर होती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगत सिंह हर विचारधारा से ताल्लुक़ रखते थे। तो आज के दौर में इसीलिए ये किताब पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। ये किताब आपको भगत सिंह की असली शख्सियत से रूबरू कराएगी, क्योंकि भगत सिंह पर लगभग 3 फिल्में बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके नाम का हल्ला मचा रहता है। काफ़ी सारी फेक न्यूज़ भी आती हैं, जैसे अभी पिछले दिनों था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं शहीदी दिवस मनाया जाए, क्योंकि आज के दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी, जो कि एक फेक न्यूज़ है। तो भगत सिंह को अपनी अपनी तरह से लोगों ने कई बार इस्तेमाल किया, इसीलिए ये किताब हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी भाषा बहुत ही सरल है, और शायद ये इसलिए है क्योंकि भगत सिंह का जो मुख्य लक्ष्य था वो जनमानस तक पहुंचना था। इसीलिए उन्होंने बहुत ही इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल किए बिना बहुत ही सरल भाषा में अपने सारे लेख अलग अलग नामों से, जैसे विद्रोही के नाम से, और अलग अलग जगहों पर पत्र पत्रिकाओं में लिखे हैं। और इस तरह से लिखा गया है कि जिन लोगों को क्रांति के लिए खड़ा करना है वो उनकी बात को समझ सकें। ये लेख कोई बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं लिखे गए हैं, जो मुझे इस किताब की बहुत अच्छी बात लगी। आप और हम भी इसको अगर पढ़ते हैं, यानी कि जो लोग लिटरेरी बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो भी इस किताब को पढ़ के भगत सिंह हमें क्या समझाना चाह रहे हैं बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि शायद ये किताब भगत सिंह की शख्सियत के हर पहलू से आपको रूबरू करा देती है। आप भगत सिंह पर कितनी ही फिल्में देख लें, कितना ही इंटरनेट पर सर्च कर लें, उनके बारे में आर्टिकल्स पढ़ लें, लेकिन मेरे ख्याल से ये किताब है जो असली भगत सिंह को आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। जो मेरे पास ये किताब है, ये निशांत नाट्यमंच द्वारा छापी गई किताब है। तो आप ये किताब ज़रूर ख़रीदें। इंटरनेट पर आपको सिर्फ टाइप करना है भगत सिंह के दस्तावेज़। कई प्रकाशनों की कई किताबें निकल कर आएंगी। आप कोई भी किताब ख़रीदें और ये पढ़ें ज़रूर। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी किताब है। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किताबों के इस सफ़र में अगर मेरे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हाजिर होऊंगा आपके लिए एक बहुत ही दिलकश किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।